हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। इस वीडियो में हम आपको महाबलीपुरम के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप यहां कैसे आ सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, यहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है और कुल कितना यहां पे खर्च आएगा। तमिलनाडु में कई प्राचीन शहर हैं, उनमें से एक ये महाबलीपुरम भी है जो समुद्र तट पर स्थित है। इस शहर का इतिहास बहुत ही प्राचीन एवं भव्य है, जिसका अभी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ दर्शन भ्रमण करिए महाबलीपुरम के शानदार मोनूमेंट्स के। वीडियो के प्रारंभ में ही हम जान लेते हैं कि महाबलीपुरम का नामकरण कैसे हुआ। इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। महाबली ने विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी। वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक नाप दिया और फिर पूछा कि राजन, तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो महाबली ने कहा कि भगवान, अब बस मेरा सिर ही बचा है, आप उसी पर अपना पग रख लें। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहां के पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा हैं और केरल में उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुरम रख दिया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामल्लपुरम रखने पर भी आज लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही जानते हैं। महाबलीपुरम में जो भी कलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी वो सभी जो पूरा पत्थर है उसको काट कर बनाई गई हैं। ये भी कोई अलग से फिक्स नहीं किया गया है और पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। इसके साथ ही अभी बगल में आपको दिखाएंगे बहुत सारी संरचनाएं। इसमें पशु पक्षियों, जीवों की और जो कुछ जैसे हाथी हो गया, अन्य जीवों की भी संरचनाएँ बनाई गई हैं। ये पूरी पत्थर के ऊपर पूरी काट करके उकेरा गया है। बहुत ही शानदार कलाकृतियाँ हैं। इन्हीं को देखने के लिए हम सभी लोग इतनी दूर से आए हुए हैं और यूनेस्को ने इसको संरक्षित कर रखा है। महाबलीपुरम का एरिया बहुत बड़ा तो नहीं है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक ही जगह पर रुकने के बाद आप यहाँ पे जो ऑटो चलते हैं उनसे या पैदल भी चल करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार प्लेस है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। ये मंदिरों का शहर, राज्य की राजधानी है। चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से तटस्थ है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है। पल्लव वंश के अंतिम शासक हमेशा अपराजित रहे। पल्लव राजाओं ने जब भी विजय प्राप्त किया तो उसकी याद में बड़े बड़े से मोनूमेंट्स बनवाए, उन्हीं में से ये सब हैं। और जब उनके पास खाली समय होता था तब भी वो ऐसी कलाकृतियों को बनवाते थे जिसके वो बहुत प्रेमी थे। इससे प्रतीत होता है कि जो पल्लव के राजा थे यानी पल्लव डायनेस्टी के जो लोग थे बहुत ही कला प्रेमी थे। देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पर एक हाथी के नीचे देखिए कितने हाथी बनाए गए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। एक हाथी है, उसके नीचे देखिए छोटा हाथी, फिर उसके साथ में ऐसे करके बहुत। और ऊपर देखिए महिलाएँ और पुरुष की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। यहाँ शेषनाग को भी दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं सभी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पत्थर को कट करके बनाया गया है और बहुत लगभग ये 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है। इन कलाकृतियों को यूनेस्को ने संरक्षित किया है। साफ़ सफाई अच्छी है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको तो आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। इसके बाद का जो स्थान है उसको देखने के लिए आपको टिकट लेना होता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको 40 रुपये का टिकट लेना होता है और अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो 600 रुपये का। वैसे प्लेस बहुत ही अच्छा है। तो हम अभी अंदर तक चलेंगे, अंदर सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वाराह टेम्पल जो अंदर है, उसके साथ साथ
जो कान्हा जी का लड्डू या माखन लड्डू कुछ बोलते हैं उसको दिखाएंगे। हमने अभी किताबों में ही पढ़ा था, तो यहाँ हम भी देखेंगे उन सभी चीज़ों को। किताबों में तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें जो आकृतियाँ थी ये सब उसमें छपी रहती थी, तो सोचते थे कि ये सब कैसे हुआ होगा या कैसे इसको बनाया होगा राजाओं ने। और यहाँ पे ये देखिए जो पल्लव राजाओं का इतिहास है उससे संबंधित किताबें भी बेचते हैं और इन गुफाओं के बारे में बताते हैं। ये सभी पहाड़ काट करके बनाई गई हैं और इतने समय से संरक्षित हैं। महाबलीपुरम कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि यदि हम वायु मार्ग की बात करें तो महाबलीपुरम से 60 किलोमीटर दूर स्थित चेन्नई निकटतम एयरपोर्ट है। भारत के सभी प्रमुख शहरों से चेन्नई के लिए फ़्लाइट उपलब्ध हैं और चेन्नई से आप बाई बस या टैक्सी महाबलीपुरम आ सकते हैं। रेल मार्ग की बात करते हैं तो चेंगलपट्टू महाबलीपुरम का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो 29 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई और दक्षिण भारत के अनेक शहरों से यहाँ के लिए रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से सड़क से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से महाबलीपुरम के लिए जाती हैं। इसके साथ साथ यदि आप लेना चाहें तो बहुत सारी टैक्सियां भी आपको मिल जाएंगी, तो उनको लेकर बहुत ही सुगमता से आप महाबलीपुरम पहुंच सकते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। पल्लव राजाओं ने 9वीं शताब्दी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान कई महान कवि, नाटककार, कलाकार, कारीगर, विद्वान और संत हुए थे। कारीगर के मामले में पल्लवों का साम्राज्य बहुत ही अग्रणी था। अब हम टिकट काउंटर के पास आ चुके हैं और यहाँ पर हम टिकट लेते हैं 4 लोगों के। 40 रुपये के लिए हमारा टिकट है। आपको हम एक बात बता दें, यहाँ पे महाबलीपुरम में जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनका एक ही टिकट आपको लेना है। टिकट काउंटर तो आपको हर मोनूमेंट के बाहर मिल जाएंगे, लेकिन एक ही टिकट से आपको सारे मोनूमेंट्स के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो अंदर हम चलते हैं और अंदर सामने आपको देखिए यही जो कान्हा जी का माखन लड्डू या माखन गेंद जो भी बोलिए आप, ये है और बहुत ही अद्भुत है। इसके बारे में तो कुछ कहने ही क्या, और ये विज्ञान के नियमों को भी बिल्कुल धराशायी कर देता है। देखिए इस गेट से प्रवेश करने पर 3 डायरेक्शन दी गई हैं, जिसमें आपको सामने कान्हा जी का लड्डू और बाएं हाथ पर गणेश रथ और दाहिनी तरफ त्रिमूर्ति गुफा मंदिर है। तो अभी हम सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो फिलहाल आप कान्हा जी का ये माखन लड्डू है इसको देखिए और विज्ञान के समस्त नियमों को इसमें लगा दीजिए, लेकिन उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना यह पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखने से लगता है कि यह जरा से धक्का देने पर नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर आर्थर की नज़र पड़ी, तो उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। ग्रेविटी के नियमों की उपेक्षा करते हुए यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की माखन गेंद या कृष्ण का माखन लड्डू भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है जिसको कृष्ण ने अपने बाल्यावस्था में नीचे गिरा दिया था। जय श्री राधे कृष्णा। है ना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात और रोचक जानकारी। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। महाबलीपुरम से बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म का नाम भी जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म के विषय में भी हम आपको जानकारी दे दें। पल्लव राजाओं के राज में ही महान बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्मन थे। बौद्ध धर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज छोड़ दिया और भिक्षु बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोध यानी मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधि धर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधि धर्मन ने। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेज दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि ह्वेनसांग ने जब भारत की यात्रा की तो वे महाबलीपुरम आए और यहीं रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ जुटाई। राजा बलि का राज संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध पौराणिक
पातिव्रत प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। दरअसल कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 पुत्र, प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुरहद, हलद, भक्त प्रहलाद और संघलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। महाबली ने समुद्र मंथन में भी हिस्सा लिया था और उन्हीं महाबली के नाम से जुड़ा हुआ है ये महाबलीपुरम। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। यह स्थान कई भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 7वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। अब हम पहुंच चुके हैं त्रिमूर्त गुफा मंदिर के सामने के पोर्शन में और यहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, दार्शनिक आए हुए हैं, जो यहाँ पर इन सभी मोन्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उस समय की संस्कृति सभ्यता को पास से महसूस कर रहे हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है त्रिमूर्ति गुफा मंदिर है। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान हैं। ये देखिए सामने शंकर जी की लाट आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो पूरी पहाड़ी है इसको काट कर ये मंदिर बनाया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी उसको भी हम आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आश्चर्यों से भरी हैं, उसके बारे में हमें भी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं। अभी ये सामने की तरफ मंदिर के एक पोर्शन है। ये क्यों बनाया गया इसके बारे में तो कोई साक्ष्य फ़िलहाल नहीं मिलता है। ये देखिए अभी हम इस पे चढ़ के देखते हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं देख रहे हैं। अब स्थान हमें भी रिक्त मिला है और देखिए आप, ये क्यों बनाया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल ये एक संरचना बनाई गई है। हो सकता है जल को संचित करने के लिए रहता हो और इसी जल से शंकर जी का जलाभिषेक होता रहा हो, कुछ भी हो, इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। नरसिंह वर्मन बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनके बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। नरसिंह वर्मन भारतवर्ष के ऐसे राजाओं में से एक थे जो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध में पराजित न हुए हों। नरसिंह वर्मन के उपरांत अपराजेय महाराजाओं की सूची में चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, राजराजा चोल प्रथम तथा उनके पुत्र राजेंद्र चोल का समावेश होता है। चोल वंश के अपराजेय राजसूयश्वेता पेरुनार किल्ली को भी इस सूची में समाविष्ट किया जाता है। इनके उपरांत पेशवा बाजीराव प्रथम भी अपने शौर्य के चलते अपराजेय योद्धाओं में अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। वहाँ पर राज सिंहासन है। हम आपको दिखाएंगे जो इनका पल्लव राजाओं का जो राज चिन्ह होता था उसको दिखाएंगे। तो फिर से हम उसी रास्ते से चल रहे हैं और ये देखिए सामने कान्हा जी का माखन लड्डू भी है और इसके उस पार ये देखिए दूसरी दिशा में हम चल रहे हैं। अब इधर ही गणेश रथ और अन्य बहुत सारी गुफाएं हैं जिनके हम दर्शन अभी आपको करवाएंगे। महाबलीपुरम वही स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे। सवाल है कि आखिर इस मुलाकात के लिए उन्होंने महाबलीपुरम को क्यों चुना था। दरअसल आज ऐतिहासिक धरोहर वाले महाबलीपुरम शहर के दर्शन करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को भारत और चीन की दोस्ती का इतिहास याद दिलाए थे। अभी भी जगह जगह इन पत्थरों के ऊपर निशान आपको दिखाई देंगे जो उस समय के निर्माण को दर्शाते हैं। जगह जगह पर बहुत सारे निशान हैं और पत्थरों के ऊपर स्केटिंग ना हो इसलिए जो है देखिए काट कर भी बनाया गया है। और हो सकता है बरसात में यहाँ पे फिसलन हो जाती हो पानी के कारण। बहुत सारे पत्थर आपको काले भी दिख रहे होंगे। हम आगे तरफ चल रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर कुछ जो दुकानदार हैं अपना नींबू पानी, सोडा और खीरे आदि बेच रहे हैं। तो जब ऐसे स्थानों पर आएँ तो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ क्रय कर लें, जिससे इनको भी रोजी रोटी मिलती रहेगी। महाबलीपुरम के बारे में आपको हम एक और चौंकाने वाली जानकारी दे दें। आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैले महाबलीपुरम को 1940 में ASI ने सिर्फ एक आने में ख़रीदा था। 10 रुपये के पुराने नोट पर आपने देखा होगा महाबलीपुरम के कुछ चित्र बनाए गए हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। 10 रुपये का नोट तो आपने बहुत बार देखा होगा लेकिन गौर से नहीं देखा होगा। 10 रुपये के पुराने नोट पर नज़र आने वाले 2 हिरणों के चित्र महाबलीपुरम में मौजूद महान धरोहर अर्जुन का तपशिला पर बने 2 हिरणों की प्रतिमा से लिए गए हैं। इंदिरा गांधी को महाबलीपुरम के ये हिरण इतने पसंद आ गए थे कि उन्होंने 10 रुपये के नोट पर इन हिरणों का चित्र छपवाने का आदेश दे दिया था।
अब हम ऐसे स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर स्थित है धर्मराज का पाषाण कृतित राज सिंहासन। और इस राज सिंहासन को हम आपको दिखाते हैं। इस पे लोग बैठकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। हम भी यहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। बहुत ही यादगार स्थान है। ये देखिए बिटिया भी अपने फ़ोटो क्लिक करवा रही है। अच्छी तरह से ज्ञात अखंड और गुफा मंदिर के अलावा किसी भी निश्चित श्रेणी में न आने पर महाबलीपुरम की वास्तुकला के अनेक अन्य कार्य हैं। उनमें से एक है ये धर्मराज का पाषाण कृतित राज सिंहासन। इस एकात्मक भवन में आयताकार सीट की एक बड़ी संस्था है जो एक अंत में तराशे हुए अलंकृत शेर के साथ है। हमने भी अपना फ़ोटो इस राज सिंहासन साथ खिंचवाया। अभी आप देखते हैं दूसरे सिरे पर क्या है। अभी इसके आगे चलने पर लाइट हाउस और अन्य बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे, मोनूमेंट्स हैं साथ में। ये भी देखिए, यहाँ शायद जल को संरक्षित किया जाता रहा होगा, इसीलिए काट कर चैम्बर बनाया गया है। मित्रों, महाबलीपुरम के मोनूमेंट्स की संख्या काफ़ी अधिक है और वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपसे अब आगे के मोनूमेंट्स के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पूर्व हम आपको अवगत करा दें कि यदि आप दक्षिण भारत की विभिन्न स्थानों की यात्राएं देखना चाहते हैं, उनका आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। वहां जा करके आप समस्त यात्राओं का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे जो महाबलीपुरम की यात्रा है उसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।